नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने घर का, क्योंकि जो भी आदमी है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेस करता हो, हर आदमी सोचता है कि बड़े शहरों में उनका एक अपना घर हो ताकि किराए की झंझट से मुक्ति मिले। लेकिन आज आपको एक रिपोर्ट बताएंगे जो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक करीब करीब केवल दिल्ली की बात करें तो आपको 35 साल सेविंग करना पड़ेगा अपना घर लेने के लिए। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्या पूरा मामला है, ये जानने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास, जो कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट है प्रदीप मिश्रा जी। सर, आपका TV9 पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक बड़े शहरों में, वो भी खासकर अमीर लोगों की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको दिल्ली में कम से कम 35 साल सेविंग करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना मकान बना पाएंगे। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में ये आंकड़ा तो और भी है, अगर आपको 109 साल सेविंग करनी पड़ेगी तब जाके आप अपना घर बना सकते हैं। तो सर, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए मनीष, मैं ये कहूंगा कि मुंबई तो काफी ऊपर है, लेकिन जी दिल्ली अभी भी सेकंड नंबर पोजीशन के ऊपर है। जी और सबसे पहले नंबर की पोजीशन के ऊपर चंडीगढ़ है, जो अफोर्डेबिलिटी के मामले में। जी तो पिछले अगर हम 3-4 सालों की बात करें तो दिल्ली के अंदर उतने रेट नहीं बढ़े हैं जितने एनसीआर में बढ़े हैं। जी यही कारण है कि आपकी रिपोर्ट भी जो दिखा रही है वो जी दिखा रही है कि गुड़गांव के अंदर 64%, मतलब जो जी दिल्ली के अंदर 35 है, वो हम्म नंबर्स गुड़गांव के अंदर 64 आ रहे हैं। तो जी ये अपने आप में दिल्ली अभी भी आज भी अफोर्डेबल मेरे को लगती है। लेकिन हाँ, जी कीमतें बढ़ी हैं, नो डाउट। पिछले 4-5 सालों में लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है, लोगों की जो रीच है, जी वो प्रॉपर्टी बाइंग रीच से बाहर होती जा रही है। जी सर, सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में आई है कि ऐसे में फिर मान लीजिए जब अमीरों का ये हाल बताया गया है, तो आम आदमी जो कि मतलब मिडिल क्लास है, वो कैसे अपने घर का सपना पूरा कर सकता है फिर? और देखिए मनीष, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाती है सिचुएशन। लेकिन जी इस सिचुएशन में भी जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्पेकुलेटर्स हैं, जी वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे जब ट्रांजैक्शन करते हैं या शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ज्यादा प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और जी प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जब जानते हैं कि पहली प्रॉपर्टी रहने के लिए छत होती है और दूसरी प्रॉपर्टी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। जी तो ऐसे में जिसके पास है वो ज्यादा घर खरीदता चला जाता है, या ब्लैक मनी जो इसके अंदर होती है वो भी इसके अंदर कंज्यूम जब होती है, जी तो कुछ ही लोग हैं जो घर खरीद पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा घर खरीदते रहते हैं। तो जी जब उनके पास स्टॉक ज्यादा चला जाएगा और आम आदमी के पास एक भी नहीं रहेगा, तो ये गैप धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब जी आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप जी रेंटल पे रहेंगे। जब रेंटल पे रहेंगे तो आपको रेंट भी पे करना है, और अगर जी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी ईएमआई भी पे करनी है। जी तो इन दोनों का बैलेंस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही रीजन है कि आम आदमी जो रेंट पे रह रहा है उसके लिए प्रॉपर्टी बाइंग और टफ होती जा रही है। जी सर, ये तो मतलब आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर इसमें जो बात आती है, हर आदमी का एक सपना होता है कि मेरे पास अपना रहने का छत हो, जैसा आपने बताया भी। लेकिन आप ये देखिए कि कोविड के बाद से जो रियल एस्टेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है, खासकर बड़े शहरों की बात करें, जैसा आपने बताया भी कि दिल्ली अभी भी फिर भी ठीक है, लेकिन गुड़गांव ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, कहीं भी मतलब रेंटल कीमतें तो छोड़ दीजिए, अपना 2 BHK की भी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। तो इसके पीछे सर क्या वजह लगती है आपको? देखिए, नो डाउट इसके पीछे इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स हैं। जी लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि लैंड कॉस्ट काफी बढ़ गई है। जी और लैंड कॉस्ट का बढ़ना अफोर्डेबल हाउसिंग को ना आने देता है। जी वैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑलरेडी हैं। जी हम अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर डीडीए ऑलरेडी हाउसिंग स्कीम्स लेकर आता है, हम्म और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। जी ये दो स्कीम्स मिलकर भी दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं दे पा रही है। जी अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर टीडीए ने स्कीम्स भी निकाली थी, जी लेकिन द्वारका के अपार्टमेंट्स थोड़े कॉस्टली थे। जी नरेला के अंदर अगर अपार्टमेंट्स हैं तो वहां आसपास वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो जी लोग वो रह पाए। तो जी नरेगा एक बड़ी सब्सिडी तो बन गई, लेकिन जब तक आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, हम्म वो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एम्बियंस नहीं होगा, तब तक मेरे को लगता है कि वहां खरीदारी नहीं होगी। अब नरेला जैसे एरिया में बहुत सारे अपार्टमेंट आप देखेंगे खाली पड़े हुए हैं, जी लेकिन लोग वहां ले नहीं रहे हैं। एक तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, और दूसरा जब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो लोग लंबे डिस्टेंस पे जाकर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं देख पा रहा हूँ। सर, जहाँ तक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की जा रही है, तो आपने देखा होगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आप रियल एस्टेट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो जो अफोर्डेबल का सेगमेंट है, सरकार तो थोड़े बहुत फिर भी स्कीम निकाल रही है, प्राइवेट बिल्डर्स ने बिल्कुल ही बंदी कर दिया है। अगर आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो पहले उनके अफोर्डेबल हाउसिंग के BHS 16 स्कीम, BHS 10, कई सारे स्कीम आते थे, जो कि आजकल बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो सर, जब सरकार या फिर अथॉरिटी स्कीम निकालेगी नहीं, तो हमारे मतलब मिडिल क्लास जो सस्ता घर लेने की सोच रहा है, वो कहाँ से मिल पाएगा? जी सर। देखिए, मैंने एक चीज नोट की है मनीष, कि ऐसे टाइम में पिछले 2-3 सालों से जो मैं नोट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट भी ऑक्शंस के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, और ऑक्शंस कई मल्टीफोल्ड ऊपर जा रही है। तो मतलब अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है तो आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ड्रॉ वाली स्कीम्स तो ना के बराबर ही होगी हैं। जी मैंने अभी थोड़े दिनों पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की कुछ स्कीम्स देखी हैं, नहीं तो दिल्ली एनसीआर में ऐसी कोई स्कीम्स मुझे दिखी नहीं रही है। जो आ रहा है वो ऑक्शन में जा रहा है, और ऑक्शन में आप समझते हैं जब बोली लगती है तो क्या से क्या रेट कहीं पहुंच जाता है, जी तो अफोर्डेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो गई है। अब बात करते हैं प्राइवेट डेवलपर की। जी प्राइवेट डेवलपर हमेशा से, मतलब कोई भी अगर प्राइवेट एंटिटी है तो जी उसका फोकस उसके अपने प्रॉफिट पर होता है। जी जब प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी 2013, 14, 15, 16 के आसपास की बात करें, तो गवर्नमेंट की स्कीम जब आई, मैं हरियाणा की अगर स्पेशल बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई। जी इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे लाइसेंसेस लगे, बहुत सारे डेवलपर्स आगे आए, और उन्होंने लैंड खरीद के कई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जो कि लोगों के पॉकेट फ्रेंडली था। वहां गवर्नमेंट द्वारा रेट फिक्स किया गया था 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उस रेट के अंदर प्लस बालकनी का 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट था। ये रेट अपीलिंग था। 2 BHK करीब करीब 20 से 28 लाख रुपए के बीच में मिल जाता था। जी तो इसमें जम के खरीदारी हुई। ये खरीदारी तब हो पाई जब लैंड कॉस्ट कम था। लैंड 5 से लेकर 8 करोड़ रुपए एकड़ थी। जी अब आप समझिए, गवर्नमेंट का ये रेट जो फिक्स किया हुआ है, जब 8 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है पर एकड़, तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डेवलपर का बना पाना। एक सबसे पहले लैंड कॉस्ट, और दूसरा इनपुट कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका महंगा होना। स्टील, सीमेंट, जो रॉ मटेरियल है, कहीं हद तक वो भी पिछले 4-5 सालों में काफी महंगा हुआ है। लैंड महंगी हुई है। तो टोटल जो आप देखेंगे, इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग बनना मुश्किल हो जाता है। और आज भी यही रीजन है कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है, लेकिन लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। और वो डेवलपर, जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, चूंकि उन्हें अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा, और तेजी के कारण इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स के मार्केट में एंट्री होने के कारण, जिन्होंने छोटे घर लिए थे उनके अब बड़े घर की चाहत के कारण, या एनआरआईज के इंटरेस्ट के कारण, इंडिया के अंदर जो दिल्ली एनसीआर स्पेशल बात करें तो उसमें काफी तेजी देखने को मिली है रियल एस्टेट में। ऐसे में बड़े घरों की डिमांड बढ़ने के कारण डेवलपर्स बड़े घर और लग्जरी घर बना रहे हैं। ऐसे घर जिसमें एमिनिटीज ज्यादा है, उन घरों पे फोकस बढ़ा है। तो डेवलपर जिसकी डिमांड है वैसा प्रोडक्ट बनाने पे ज्यादा कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेकर वो लग्जरी घर बना रहे हैं। लेकिन लग्जरी घर का बनाना और अफोर्डेबल हाउसिंग का ना बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है। जो आम आदमी है वो घर खरीदने से धीरे धीरे ही नहीं, बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। जी सर, आपको लगता नहीं है कि इसमें मतलब प्राइवेट बिल्डर्स को भी आगे आना चाहिए? हालांकि आपने कई सारे रीजंस बताए जिस वजह से ये गैप अप दिखता है दोनों में, लेकिन इस गैप अप को फिल करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर को फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मास है वो इस तरह के घर चाहती है, लेकिन अब मिलते नहीं हैं। जैसे DDA की बात हम करें तो नरेला में मिलता है, या फिर जैसे द्वारका में, या बहुत दूर दराज इलाके में जहाँ से आना जाना मुश्किल है, और लेकिन मेन शहर में जगह नहीं है, उसकी लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मुसीबत दोनों तरफ है। तो इस ऐसे में सर बीच का रास्ता क्या निकलता है इसमें? देखिए, बीच का रास्ता निकलता है लैंड की एलोटी से, और लैंड की चाबी तो मेरे हिसाब से इस टाइम गवर्नमेंट के पास है। जी प्राइवेटली अगर देखें, जो प्राइवेट लैंड अवेलेबल है एनसीआर के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 30 CR से लेकर 50 CR पर एकड़ तक लैंड रेट चले गए हैं। जी इस लैंड के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग तो नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल कराती है और MRP सेट करती है कि इस MRP पे आपको बेचना होगा, और उसमें डेवलपर का नॉमिनल प्रॉफिट होता है, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के अब भी आ सकते हैं। बहुत सारे स्टक PSUs इस टाइम पर उनकी लैंड
प्राइम एरियाज के अंदर अवेलेबल है, लेकिन वहां पर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर नरोजी नगर वाले एरिया में जी अपार्टमेंट्स तो आए, लेकिन आम पब्लिक के लिए नहीं आए। जी। तो ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, हम्म, और गवर्नमेंट अगर वहां पर एमआरपी सेट करके डेवलपर को लैंड दे, तो मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं जो आम आदमी के लिए मतलब एक आशियाना बन सकता है। जी यहां पर मनीष एक बात और है, जी। जब बात दिल्ली की हो रही है, हम्म, तो दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जी जो इस टाइम अवेटेड है, फाइनल हरी झंडी के लिए वेट किया जा रहा है। जी। मास्टर प्लान 2021 तो आया हुआ है, हम्म, लेकिन उसमें भी अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड पे रियलिटी बन के सामने नहीं आ पा रही। जी अगर वो आती है, तो मास्टर प्लान के हिसाब से करीब 25 लाख घरों की जरूरत दिल्ली के अंदर है, और मास्टर प्लान अपने आप में 17 लाख घरों की पूर्ति कर सकता है। लेकिन मास्टर प्लान का ग्राउंड पर आना, जो उसमें इश्यूज हैं उनका रिजॉल्व होना, एक मार्केट में बड़ी सप्लाई लेके आ सकता है, और इस सप्लाई का फायदा सिर्फ दिल्ली में नहीं पड़ेगा। एनसीआर में भी जो कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों के जी बजट से बाहर हो रही चीजें, कहीं हद तक वो प्राइसेस भी रेगुलेट हो पाएंगे। तो मेरे को लगता है अमेंडमेंट्स के साथ 2041 का जो मास्टर प्लान आना है, जी वो आज दिल्ली के लिए एक सख्त सख्त जरूरत बनी हुई है। उसी से मुझको लगता है बहुत सारा फायदा हो पाएगा। और मास्टर प्लान के ही जो बिंदु है, जिसमें रीडेवलपमेंट आता है, जो जी पुरानी सोसाइटीज हैं उनका रीडेवलपमेंट, तो रीडेवलपमेंट के प्रोसेस से भी हम ज्यादा अपार्टमेंट्स बना पाएंगे, क्योंकि जी पहले की एफएआर और अब की एफएआर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जी और जिस हिसाब से इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है, इवन दिल्ली में भी अच्छा इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है, जी और कनेक्टिविटी भी तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी हुई है। तो दिल्ली को सभी स्टेट से UER2 के थ्रू जोड़ा गया है, या स्पर निकाल के आसपास जो एनसीआर के एरिया है उनसे जोड़ा गया है। तो ऐसे केस में टीओडी वाले एरियाज में ज्यादा से ज्यादा अपार्टमेंट आए, जिससे वर्क टू होम कल्चर बन पाए और जी अफोर्डेबिलिटी आए। तो जब अफोर्डेबिलिटी आएगी, तो मार्केट में वो लोग खरीद पाएंगे जो घर अभी तक खरीद नहीं पा रहे हैं। जी जी। सर, आपका कहना है कि मास्टर प्लान जो है वो सक्सेस अगर होता है तो सारी दुखी लोगों की तकलीफ़ें जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के रास्ते नए खुल जाएंगे। लेकिन सर, वापस चलते हैं उस रिपोर्ट पे। जैसा आपने एनसीआर की बात कही, तो इस रिपोर्ट में गुड़गांव जो है दूसरे नंबर पे है। गुड़गांव में करीब 64 साल की सेविंग आपको लगेगी, तब जाके आप मकान खरीद पाएंगे। तो शायद यही वजह है कि आपने देखा भी होगा कि गुड़गांव से कई कंपनियां शिफ्ट होकर नोएडा आ गई, ग्रेटर नोएडा आ गई, क्योंकि एक तरह से अब देखा जाए तो वहाँ पेनिट्रेशन है। क्योंकि 2 BHK की फ्लैट एक लेने आप वहाँ जाएंगे तो 60 से 65 हज़ार रुपये किराया लगता है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि गुरुग्राम में इतना बबल क्यों था, और क्या वो फूट चुका है बबल? जी देखिए, गुड़गांव के प्राइस बढ़ने का रीजन जो था, वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। जी एयरपोर्ट, और सबसे पहले जो गुड़गांव में सेटअप हुआ वो मारुति का सेटअप हुआ। जी तो इन दोनों ने मिलकर गुड़गांव की जो सक्सेस स्टोरी है उसको बढ़ाया। जी और आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं, जी उन्होंने अपने ऑफिसेज गुड़गांव में खोले हैं। हम्म, तो यही एक रीजन है कि जो प्राइम ऑफिस हब था वो गुड़गांव बन चुका है। जी अब आपने बोला यहाँ से कंपनी शिफ्ट होके जा रही है, जिनको रेंटल का इशू है वो शिफ्ट होके जरूर जा रहे हैं, लेकिन जिसको बिजनेस और ग्रोथ और जो आसपास के एरिया में जो कंफर्टेबल है, वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और जी ये जो ग्रोथ की स्टोरी है वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है। जैसे जी मेट्रो अब तक गुड़गांव में नहीं आई, जी जो आई है बहुत कम एरिया में आई है, जी तो उसका फैलाव बहुत जरूरी था। अब उस पर भी वर्क शुरू हो गया है। दूसरा, RRTS जिसे नमो भारत ट्रेन कहते हैं, जी उस पे भी वर्किंग अब बहुत तेजी से चल रही है। एक मेरठ वाला रूट तो बन गया है, जी अब नेक्स्ट शाहजहांपुर तक का जो ये स्टेशन होगा, शाहजहांपुर से अजमेर तक, तो इसके ऊपर काफी काम चल रहा है। जी और तीसरा, बुलेट ट्रेन जो जी महाराष्ट्र में मतलब मुंबई से लेकर और अहमदाबाद थी, अब उसको कनेक्ट करके दिल्ली तक लाया जा रहा है। अभी फर्स्ट इसके नेक्स्ट फेज में राजस्थान पे वर्क होगा, और जी फिर उसके बाद उसे दिल्ली तक कनेक्ट किया जा रहा है। तो जी ये बेल्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आसपास के एरिया में दे रही है। तो इससे क्या होता है कि जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पर भी छोटी छोटी नई सिटीज डेवलप हो सकती हैं। तो ऐसा स्कोप बहुत है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को अपनी इच्छा शक्ति सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिससे गवर्नमेंट उन एरियाज में ऐसी नई सिटीज डेवलप कर पाए जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि डे फर्स्ट से वो अनअफोर्डेबल हो जाए। जी तो माइक्रो सिटीज अगर डेवलप की जाए,
नई कनेक्टिविटी वाले एरिया में, क्योंकि अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की बुलेट ट्रेन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 1 घंटे में जयपुर पहुंच गए। जी। तो वो दूरी भी दूरी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे को पर्सनली लगता है कि ऐसे स्कोप अभी बहुत सारे हैं, और गुड़गांव और मुंबई वाली जो बेल्ट है, इसमें अभी भी बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर सकती है जी। और लोगों को एफोर्डेबल हाउसिंग, बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, कैसे करना चाह रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, ये तो हुई गुरुग्राम की बात। अब चलते हैं थोड़ा मुंबई के ऊपर, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें जो सबसे नंबर 1 सिटी है, मतलब महंगाई के मामले में कह लीजिए या सेविंग खाने के मामले में, तो मुंबई आती है। यहाँ पे करीब करीब 109 साल लगेंगे, मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। तो सर ऐसे में मुंबई में क्या ऐसा मतलब है, ऐसा कारण क्या है, आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट? देखिए, मुंबई का फैलाव अब काफी हो गया है, जी। और सबसे ज्यादा जो रेट बढ़ते हैं वो डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज। जी। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि मुंबई के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ी हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट भी काफी बढ़ा है। जी। अब आप वो देखिए, जो अटल सेतु बना है, उसने नवी मुंबई की जो दूरी थी, जो कि पहले बहुत बहुत टफ हुआ करता था, उसको बहुत क्विक और इजी कर दिया है। तो अभी भी जो नए एरिया जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है, चूंकि मुंबई की तरफ हम जाते हैं तो उसकी लाइफलाइन जो है वो लोकल ट्रेन होती है। जी। अब मेट्रो की कनेक्टिविटी उसके अंदर एड ऑन हो रही है, तो इसने इसके स्कोप को काफी बढ़ाया है। तो कंपनीज भी जा रही हैं, और मकान की कीमतें भी वहां बढ़ रही है। तो ये भी रीजन है। और फिर इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स जब जब मार्केट में रहेंगे, क्योंकि जब मैं रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करते हैं, जी। तो मार्केट स्टार्ट हमेशा एंड यूजर से होती है और अफोर्डेबल हाउसिंग से होती है। लेकिन जब मार्केट चल पड़ती है तो इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं। तो जब जब इन्वेस्टर्स स्पेकुलेटर्स मार्केट में आएंगे, और बेसिकली मैं वर्ड यूज करूं ट्रेडर, तो जब ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं जो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, जी। तब कोई भी नया प्रोडक्ट क्विक बाय कर लेते हैं। जब क्विक बाय होता है तो कोई भी डेवलपर होता है, उसको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, तो वो प्राइस टैग थोड़ा सा ऊपर लेकर आता है, और उस प्राइस टैग पे भी अगर चीजें बिक रही है तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो लेकर आएगा उसके और ऊपर प्राइस पे लेकर आएगा। जी। तो ये एक ट्रेंड है। जब तक ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर मार्केट से गायब नहीं होंगे, तब तक एक प्राइस टैग, मतलब मैं कहूंगा एक नॉर्मल आदमी के लिए बाइंग बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर और ट्रेडर का मार्केट में होना रियल एस्टेट के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी सर, ये तो हुई इस रिपोर्ट की बात। अब थोड़ा चलते हैं जेवर की तरफ, क्योंकि अभी बज़ में है जेवर एयरपोर्ट के कारण, और वहाँ के रेट आप देखेंगे पिछले 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो चूँकि केवल अभी एयरपोर्ट आया नहीं है, अगर एयरपोर्ट आता है तो फिर तो और पता नहीं रेट 10 गुना ना बढ़ जाए। तो सर आपको क्या लगता है, ऐसे में क्या उधर निवेश या इन्वेस्टमेंट सही रहता है क्या? देखिए, मेरे को पर्सनली लगता है कि ग्रेटर नोएडा या जेवर जी। वही लोग लें जो वहां आसपास काम करते हैं, जी। जिससे उनको आसपास के एरिया में आना जाना, कम्यूट करना, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी भी हो रही है। जी। और फरीदाबाद की तरफ से भी आप देखेंगे तो एक नया हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी उसको अच्छी मिल रही है। जी। तो आईजे एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी एक साथ मिल रही है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट अभी भी दिल्ली से बहुत दूर है। और जी। दिल्ली की जब ग्रोथ स्टोरी की बात होती है या प्राइस एप्रिसिएशन की बात होती है, हम्म। तो हमेशा दिल्ली में कैसा एरिया है उसका रिफ्लेक्शन उसके नेक्स्ट एरिया में आता है। जी अब बिल्कुल। आप फरीदाबाद की बात ले लीजिए, फरीदाबाद से पहले दिल्ली का जो एरिया है वो खानपुर या बदरपुर का एरिया है, तो वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको फरीदाबाद के प्राइसेस में मिला। अब अगर गुड़गांव की तरफ आप आते हैं, तो यहाँ साउथ दिल्ली का एरिया है, साउथ दिल्ली में किस तरह का ठीक है। जो प्रॉपर्टी प्राइस है या किस तरह की डेवलपमेंट है वो आप देखते हैं। जी। तो इसका बेनिफिट इसी के सामने जो गुड़गांव बना उसको मिला। वहीं पर जब हम करनाल की तरफ चले जाते हैं, करनाल बाईपास से हम आगे जाते हैं, तो चूंकि वहां दिल्ली पूरी खाली पड़ी है, तो इसीलिए कुंडली, सोनीपत और पानीपत में वो एप्रिसिएशन या वो प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज नहीं हो पाया। तो दिल्ली में कितनी डेवलपमेंट है उसका फर्क पड़ता है। तो जब हम जेवर की बात कर रहे हैं, तो वो नया एरिया डेवलप हो रहा है। किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए प्रॉपर 20 साल का समय चाहिए होता है। नो डाउट 4-5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो लंबी इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉफिट गेन हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है।
लेकिन हाँ, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो कई बार शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न आ जाता है। जी तो अभी आपको वैसा ही रिटर्न मिल रहा है। लॉन्ग टर्म विजन रख के अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर या ट्रेडर की तरह बाय नहीं कर रहे हैं, तो जरूर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज्यादा उस एरिया से उम्मीद ना रखें। जी सर, एक लास्ट सवाल मेरा था, जैसे कि आपने बताया, तो एक कंक्लूजन मार्क देना चाहेंगे किसी निवेशक को या आम आदमी को जिसके पास अपना घर नहीं है, तो उसे आज का जो सिनेरियो है उसे देखते हुए आप क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए उसको? जी सर। देखिए, जब आपका बजट नहीं होता है या बजट कम होता है तो आप अपने बजट के आसपास की चीजें ढूंढते हैं। जी तो अक्सर मैंने देखा है ऐसी चीजें आपके हाथ लगती हैं जो प्रॉपर्टी लीगल नहीं होती, इलीगली कंस्ट्रक्टेड होती है। मान लो कहीं फ्लोर बनाना गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, जी तो वहां वो जो फ्लोर बिकेंगे वो आपको मार्केट से थोड़े कम रेट पे मिल जाएंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे। या कंस्ट्रक्शन खराब होगी या प्रॉपर्टी टाइटल में कोई दिक्कत होगी, ऐसी चीजें आपको अक्सर मिलती है। या फिर जैसे नरेला जैसा एरिया, वो अभी भी पॉकेट फ्रेंडली लोगों के बजट में आ जाता है, तो वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जी तो आप एरिया को अच्छे से स्कैन करें, टाइटल को अच्छे से स्कैन करें, जरूरत पड़े तो किसी लॉयर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लें। जी लेकिन यहां साथ में एक और बात कहूंगा मैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो जी प्रॉपर्टी जरूर खरीदें, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आपको छत देती है। जी किराए के मकान से हमेशा प्रॉपर्टी बेटर रहती है। और इसमें एक इमोशनल एंगल भी है कि जब अपनी छत होती है तो आप मेंटली बहुत ज्यादा फ्री भी होते हैं। तो घर जरूर कीजिए, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक घर और खरीद सकते हैं, जी लेकिन स्पेकुलेटर, ट्रेडर या इन्वेस्टर बन के बहुत सारी प्रॉपर्टी मत खरीदिए। जिनको घर की जरूरत है उनको भी घर खरीदने दीजिए, तब मार्केट में प्राइस एक नॉर्मल तरीके से बढ़ेंगे, जो जी हर आदमी, हर वर्ग उसको खरीद पाएगा। जी सर। तो सर, ये जो आपने बताया, तो मुझे लगता है कि TV9 के दर्शक जरूर इसको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, और उनको लगेगा कि हाँ, घर खरीदना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके पीछे जो लूपहोल्स हमने चर्चा की उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो सर, TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू निशान। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आप घर खरीदें लेकिन दूसरों को भी मौका दें। ऐसा नहीं कि आप एक घर हैं तो दूसरा खरीद लें, तीसरा खरीद लें, और इन्वेस्टमेंट पे, और कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले पूरा ठोक बजा लें, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने वकील तक से बात करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।